नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी9 भारतवर्ष के स्पेशल शो में। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी प्रीति और निधि। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो नेपाल से आ रही है। नेपाल में एक बार फिर हिंसा भड़की है। जेन जी और यूएमएल कैडर के बीच तनाव बढ़ गया है। तनाव बढ़ने के बाद 12 में कर्फ्यू लगाया गया है। ये तस्वीरें देखिए, जेन जी एक बार फिर सड़कों पर। जेन जी और यूएमएल यानी केपी शर्मा ओली की पार्टी के कैडर के बीच तनाव बढ़ गया, जिसकी वजह से 12 जिले में कर्फ्यू लगा दिया गया है। और बड़ी खबर इस वक्त ये भी आ रही है कि सिमारा एयरपोर्ट पर विमानों की आवाजाही को रोका गया है। एयरपोर्ट के पास बवाल बढ़ने के बाद ऑपरेशन रोक दिया गया है। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने सख्ती दिखाई है। जेन जी यूएमएल के उपद्रवियों पर टीयर गैस का इस्तेमाल किया गया है। तो देखिए, उपद्रव के बाद नेपाल से सीधे तस्वीरें जेन जीज के आक्रोश की आग एक बार फिर से नजर आ रही है। एयरपोर्ट के पास बवाल बढ़ने के बाद वहां के ऑपरेशन को कंप्लीटली रोका गया है। और आपको बता दें कि 12 में हिंसा के दौरान 6 जेन जी समर्थक घायल भी हुए थे। यूएमएल कैडर्स के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। यूएमएल कैडर्स पर कार्रवाई न होने से प्रदर्शन हो रहा है, ये जेन जी का कहना है। पुलिस पर जेन जी ने लगाया है पक्षपात करने का आरोप। नामजद शिकायत के बावजूद कार्रवाई न करने से भड़के हैं। पुलिस ने सिर्फ 2 कैडर को गिरफ्तार किया था। आज फिर जेन जी प्रदर्शनकारियों ने हंगामा किया। हंगामा बढ़ने पर पुलिस ने 8 बजे तक कर्फ्यू लगा दिया। बड़ी खबर आ रही है, नेपाल हिंसा की एक और नई तस्वीर आ गई है। जेन जी और लेफ्ट कार्यकर्ताओं के बीच झड़प की तस्वीर है। 12 की सड़कों पर जमकर उत्पात हुआ है। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच ये झड़प की तस्वीरें इस वक्त टीवी9 भारतवर्ष की स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। तो नेपाल हिंसा की एक और तस्वीर, सड़क पर जमकर हिंसा हो रही है और ये सड़कें हैं 12 की। नेपाल के 12 में पुलिस और प्रदर्शनकारियों में भीषण झड़प की ये तस्वीर, जहां पर टायर्स में आग लगा दी गई है, पत्थरबाजी हो रही है और वहां पर भीड़ को खदेड़ने के लिए लाठी चार्ज का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। 3 तस्वीरें 3 ब्रेकिंग के साथ आपके सामने हैं। हिंसा के दौरान जेनजीज के घायल होने की भी खबर आ रही है। आधा दर्जन के करीब जेनजीज घायल हुए हैं। हंगामा बढ़ने पर 8 बजे तक कर्फ्यू लगा दिया गया है। 12 इलाके में नेपाल हिंसा की ये नई तस्वीर, जहां पर भयानक उत्पात हो रहा है प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच। नेपाल की सड़कों पर फिर हंगामा हो रहा है। नेपाल की सड़कें एक बार फिर हिंसा की आग में झुलसने लगी हैं। एक बार फिर से नई पीढ़ी के युवाओं ने हंगामा शुरू कर दिया। जेन जी कार्यकर्ताओं और सीपीएन यूएमएल समर्थकों के बीच भिड़ंत के बाद नेपाल की स्थिति खराब हो गई है। हजारों की संख्या में एक बार फिर युवा सड़कों पर उतर आए हैं। पुलिस इन प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं। आंदोलन कर रहे युवा पुलिस पर पत्थरबाजी कर रहे हैं, सड़कों पर आगजनी कर रहे हैं, सरकारी संपत्तियों को फिर नुकसान पहुंचा रहे हैं। तस्वीरों में देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि नेपाल में युवाओं में एक बार फिर किस कदर उबाल है। ये सड़क पर बवाल मचा रहे हैं। हालात एक बार फिर बेकाबू होते नजर आ रहे हैं। हालात को देखते हुए प्रशासन ने कई इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया है। खुद को जेन जी बताने वाले युवाओं के सड़कों पर उतरने से सिमारा में तनाव बढ़ गया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पुलिस उनकी शिकायत पर कार्रवाई नहीं कर रही है। युवाओं और यूएमएल समर्थकों के बीच हुई झड़प के बाद से पूरे इलाके में तनाव बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली धमाके में शामिल आतंकी एनआईए रिमांड में भेज दिए गए हैं। पटियाला हाउस कोर्ट ने 10 दिनों की रिमांड दे दी है। डॉक्टर शाहीन मुजम्मिल अब एनआईए की रिमांड में है। अदील मुफ्ती इरफान को भी कोर्ट ने एनआईए रिमांड में भेज दिया है। जितेंद्र शर्मा और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, इन चारों को एनआईए रिमांड पर भेज दिया गया है। एक बहुत बड़ी बात ये कि चारों का आपस में कनेक्शन है।
अब एनआईए की रिमांड के दरमियान ऐसे कौन कौन से सवाल पूछे जाएंगे जो कि दिल्ली ब्लास्ट से सीधे कनेक्टेड थे, और ये भी कि इनका नेक्सस, इनका नेटवर्क कहां कहां तक जुड़ा हुआ है। जी बिल्कुल, देखिए आज सुबह ही एनआईए की टीम श्रीनगर पहुंची और वहां सेंट्रल जेल से इन चारों को हिरासत मिला और उसके बाद इन्हें सीधा पटियाला हाउस कोर्ट पेश किया, क्योंकि इन चारों की गिरफ्तारी जो विस्फोटक बरामद हुआ था फरीदाबाद से, उसमें सबसे पहले जे.एंड.के पुलिस ने की थी, जहां पर इन्हें बाद में जुडिशियल कस्टडी में सेंट्रल जेल श्रीनगर भेज दिया गया था। वहां से आज इन्हें सीधा पटियाला हाउस कोर्ट के सामने जो एनआईए की स्पेशल कोर्ट है वहां पर एनआईए की टीम ने पेश किया, इनकी गिरफ्तारी डाली गई और उसके बाद इनकी रिमांड मांगी गई। 15 दिन की रिमांड मांगी गई थी, 10 दिन की रिमांड फिलहाल एनआईए को मिल गई और इस 10 दिन के दौरान कोशिश होगी एनआईए की कि जो 6 आरोपी अब तक एनआईए ने गिरफ्तार किए हैं, यानी कि डॉक्टर आदिल, डॉक्टर मुजम्मिल, शाहीन, इसके अलावा मुफ्ती जो मौलवी इरफान, साथ ही जो अन्य 2 आमिर और इसके अलावा एक अन्य, इन 6 के 6 लोगों को आमने सामने बिठाकर इनसे पूछताछ की जाएगी, क्योंकि 6 ये सभी एक ही मॉड्यूल का हिस्सा है, जैश ए मोहम्मद से जुड़े हुए हैं, जैश के कई कमांडर के संपर्क में थे। तो ऐसे में इन सबको इनके जो बयान है उनको क्रॉस वेरीफाई करना बेहद जरूरी है और साथ ही में इन सभी को आपस में बिठाकर पूछताछ करना इसलिए भी जरूरी क्योंकि जो अब तक सभी के बयानों में कॉन्ट्राडिक्शन पैदा हुआ है उसे दूर किया जा सके। जी शुक्रिया आपका जितेंद्र। नजर बना के रखिए, चारों को एनआईए रिमांड मिलना एक बड़ी कामयाबी। अब देखना होगा कि इनसे क्या राज बेपर्दा होते हैं। इस बीच अगली खबर, जम्मू कश्मीर में एसआईए की टीम ने कश्मीर टाइम्स के ऑफिस पर रेड की, जिसके बाद पुलिस को ऑफिस से AK-47 पिस्टल के कुछ राउंड और एक ग्रेनेड का लीवर भी मिला है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली में ब्लास्ट और फरीदाबाद में विस्फोटक पकड़े जाने के बाद से सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। दिल्ली ब्लास्ट का डॉक्टर्स से कनेक्शन सामने आने के बाद जगह जगह सुरक्षा एजेंसियां रेड कर रही हैं। इसी कड़ी में जम्मू कश्मीर टाइम्स के ऑफिस में भी एसआईए ने रेड की और हैरानी की बात यह है कि यहां कश्मीर टाइम्स के ऑफिस से AK-47 बरामद हुई है। इतना ही नहीं, पिस्टल के कुछ राउंड और एक ग्रेनेड का लीवर भी एसआईए की टीम को मिला है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने कश्मीर टाइम्स न्यूज़पेपर के खिलाफ कुछ दिन पहले FIR दर्ज की थी। इस मामले में पुलिस की जांच भी जारी है। वहीं ये भी बताया जा रहा है कि पहले भी कश्मीर टाइम्स न्यूज़पेपर के जम्मू और कश्मीर दोनों दफ्तर में देश विरोधी कंटेंट लिखने पर रेड की जा चुकी है, जिसके बाद पिछले कुछ महीनों से यहाँ न्यूज़पेपर छपने बंद है। ऐसे में अब एसआईए की रेड में यहाँ से AK-47 बरामद होना जरूर चिंता का विषय है। वहीं इस मामले पर कश्मीर टाइम्स की सफाई भी सामने आई है। उनका कहना है, हमारे खिलाफ लगाए गए सभी आरोप गलत हैं, हमारी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद सुरक्षा एजेंसियां एक्शन मोड में हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने अनंतनाग मेडिकल कॉलेज में रेड के बीच दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े कनेक्शन की जांच की है। अनंतनाग के सरकारी कॉलेज में पुलिस की टीम पहुंची और अस्पताल के स्टाफ और डॉक्टरों के लॉकर्स की तलाशी ली। पुलिस ने एक एक लॉकर को खोला और उसमें रखे सामान निकालकर अच्छे से तलाशी ली। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज में कुछ लावारिस लॉकर्स की भी तलाशी ली गई। जांच के दौरान हर सेक्शन में मौजूद कर्मचारियों से पूछताछ भी की गई। फिलहाल किसी बड़े संदिग्ध सामान के मिलने की जानकारी नहीं है, लेकिन पुलिस हालात पर करीब से नजर बनाए हुए है। अनंतनाग पुलिस का कहना है कि सुरक्षा को लेकर किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा और जरूरत पड़ने पर जांच का दायरा और बढ़ाया जाएगा। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले अनंतनाग मेडिकल कॉलेज के एक लॉकर से AK-47 राइफल मिली थी। जिस लॉकर से AK-47 राइफल मिली थी वो लॉकर आतंकी अदील का था। डॉक्टर अदील अनंतनाग मेडिकल कॉलेज का पूर्व छात्र रहा है। फिलहाल आतंकी अदील NIA की कस्टडी में है। जांच एजेंसियों ने अदील को सहारनपुर से गिरफ्तार किया था, जहां वो फेमस मेडिकेयर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से जुड़ा था और मरीजों का इलाज कर रहा था। और दिल्ली ब्लास्ट मामले के अल फलाह कनेक्शन की जांच की रफ्तार तेज होती जा रही है। पुलिस ने नूह के घासेड़ा गांव से 2 लोगों को हिरासत में लिया है। दिल्ली ब्लास्ट मामले की जांच कर रही क्राइम ब्रांच की टीम आज नूह के घासेड़ा गांव पहुंची। यहां से 2 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। इन दोनों को रायपुर गांव की शाही जामा मस्जिद से हिरासत में लिया गया। क्राइम ब्रांच को खबर मिली थी कि दिल्ली में ब्लास्ट करने वाला उमर सोहाना के रायपुर स्थित शाही जामा मस्जिद में नमाज अदा करने जाता था। पुलिस ने मस्जिद के मौलाना तैयब हुसैन और उर्दू शिक्षक फरहान को पूछताछ के लिए पकड़ा है। रिश्तेदारों का कहना है कि ये दोनों बेकसूर हैं। देखो सर, पुलिस को जिन लोगों पर शक होता है पुलिस अपना काम करती है, ठीक है। वो कोई उनका दूर दूर तक कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है उसमें, तो पुलिस ले गई इसमें। देखते हैं क्या होगा, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इंसाफ मिलेगा हमें। मस्जिद रोड के साथ कोई भी नमाज अदा कर सकता, मना थोड़ी किया जा सकता किसी।
अगर मस्जिद में डॉक्टर उमर ने नमाज करी, उसमें CCTV कैमरा लगे, उसको ले गई पुलिस। देखते हैं फिर मस्जिद में नहीं नमाज पढ़ सकता, कोई और पढ़ सकता, उसको मना थोड़ा किया गया किसी। क्राइम ब्रांच की टीम सभी पहलुओं को जोड़कर उमर के नेटवर्क और संभावित स्थानीय सहायता की कड़ियों को खंगाल रही है। दिल्ली में हुए लाल किले धमाके के बाद अब पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी अनवारुल हक ने माना है कि उसके मुल्क में मौजूद आतंकियों ने लाल किले से लेकर कश्मीर के जंगलों तक भारत पर हमला किया। दिल्ली दंगों से जुड़े शर्जील इमाम, उमर खालिद और अन्य की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। इस दौरान दिल्ली पुलिस ने आरोपियों की जमानत याचिका का जोरदार विरोध किया। मामला 2020 दिल्ली दंगों से जुड़ा है, जिसको लेकर आज सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने फरवरी दंगों के मामले में आरोपी उमर खालिद, शर्जील इमाम और अन्य की जमानत याचिकाओं का कड़ा विरोध किया है। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में कहा कि डॉक्टरों और इंजीनियरों का देश विरोधी कामों में शामिल होना अब एक चलन बन गया है। वहीं दिल्ली पुलिस की ओर से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट को बताया कि सुनवाई में देरी आरोपियों की वजह से हुई है और आरोपी इसका फायदा नहीं उठा सकते। उन्होंने कहा कि निचली अदालत को सुनवाई में तेजी लाने का निर्देश दिया जा सकता है, लेकिन देरी की दलील जमानत देने का आधार नहीं हो सकती। इसके साथ MV राजू ने नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ इमाम के भड़काऊ भाषण के वीडियो शीर्ष अदालत में दिखाए। बता दें कि फरवरी 2020 में नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA के खिलाफ प्रदर्शन को लेकर हुई झड़पों में 53 लोगों की मौत हुई थी, जबकि सैकड़ों घायल हुए थे। आरोप है कि इन आरोपियों ने दंगे भड़काने की साजिश रची थी। और पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी ने CEC को चिट्ठी लिखी है। SIR के मुद्दे पर ममता बनर्जी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को चिट्ठी लिखी है। बिना योजना बनाए SIR हो रहा है पश्चिम बंगाल में। SIR की प्रक्रिया अराजक और खतरनाक है। BLO को सही ट्रेनिंग, पर्याप्त समय नहीं मिला है और SIR को लोगों और अफसरों पर थोपा जा रहा है। देरी होने पर BLO को धमकी दी जा रही है। ये ममता बनर्जी ने कहा। किसान और मजदूर हिस्सा नहीं ले पा रहे हैं इस पूरी प्रक्रिया में। SIR लोकतंत्र और चुनावी निष्पक्षता के लिए खतरा है। SIR को तुरंत रोका जाना चाहिए, ये चिट्ठी में लिखा गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ इंडिया गुट ला सकता है प्रस्ताव। शीतकालीन सत्र में प्रस्ताव लाने की तैयारी में जुटा हुआ है विपक्ष। मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए प्रस्ताव लाने की तैयारी की जा रही है। कांग्रेस सहयोगी दलों से भी बात कर रही है। कांग्रेस को उम्मीद है कि इस मुद्दे पर चर्चा और वोटिंग हुई तो उसे अपनी बातें खुलकर कहने का मौका मिलेगा। विपक्ष के आरोपों को अनसुना कर देता है इलेक्शन कमीशन। SIR का इलेक्शन कमीशन का मुद्दा आएगा, इसमें तो मुझे कोई शक नहीं है। पिटीशन होगा, इलेक्शन उसका जाएगा, कोई वोटिंग वाला जाएगा, ये तो अलायंस साथ में तय करेगा। मेरा सिर्फ एक इसमें व्यक्तिगत ये है कि भाई हम जो लाएंगे वो इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ लाएंगे, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है। ये इलेक्शन कमीशन तो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है ही नहीं, ये तो बीजेपी का वर्कर है। अब उसके खिलाफ क्या लाओगे आप महाभियोग का प्रस्ताव? चलिए टेक्निकली लाना चाहिए, उससे डिबेट अच्छी होगी, लेकिन जो आदमी अपने आप को जनता का, सरकार का, संविधान का सेवक ही नहीं मानता है, वो लॉयलिस्ट है उनके प्रति जिन्होंने उसको बनाया है, उस व्यक्ति के प्रति आप क्या लाओगे? और इस मुद्दे पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ TV9 भारतवर्ष संवाददाता कुमार विक्रांत जुड़ गए हैं। विक्रांत, कांग्रेस पार्टी की कितने और इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों से बातचीत हुई है और कहां से उन्हें सकारात्मक पक्ष मिल रहा है इस मुद्दे पर कि उनको सहयोग मिलेगा? कितनी उम्मीद है उन्हें सहयोग मिलने की? देखिए, शुरुआती तौर पर देखें तो चाहे वो MK स्टालिन हो, चाहे ममता बनर्जी हो, अखिलेश यादव हो या शिवसेना हो, सभी SIR की प्रक्रिया का जोर शोर से विरोध कर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस को ये भी लगता है कि बिहार में जो हार हुई है उसके बाद वोट चोरी और SIR की प्रक्रिया में गड़बड़ी का जो मुद्दा है, इस पर पूरा इंडिया गठबंधन एक बार फिर एकजुट हो जाएगा। और यहाँ तक कि अरविंद केजरीवाल तरीके जो इंडिया गठबंधन छोड़ के गए हैं दल, उनको भी अगर वोटिंग की नौबत आई प्रस्ताव पर तो उनको भी विपक्ष के साथ वोट करना पड़ेगा। ऐसे में भले ही प्रस्ताव लाने का आंकड़ा इंडिया गठबंधन के पास हो, लेकिन प्रस्ताव को पास कराने का आंकड़ा इंडिया गठबंधन के पास नहीं है। यानी लेकिन इसके बावजूद वो लाना चाहते हैं जिससे चर्चा हो इन सारी बातों पर
और जनता के सामने वो दिखा सकें कि चुनाव के पक्ष में कैसे सत्ता पक्ष खड़ा है और विपक्ष एकजुट होकर विरोध में है। तो कुल मिलाकर एक सियासी रणनीति है। संसद के मानसून सत्र में इसको लाने की तैयारी है। अभी बातचीत शुरुआती तौर पर सभी दलों से शुरू हो गई। जी बहुत शुक्रिया कुमार विक्रांत इस तमाम जानकारी के लिए। और एसआईआर का विरोध अब जयपुर में भी देखने को मिला, जहां यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ झड़प हुई और पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। क्या है ये पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। प्रक्रिया शुरू हो गई है, यहाँ भी ये इस तरह का बिहार चुनाव में हार का ठीकरा एसआईआर पर फोड़ने वाली कांग्रेस अब राजस्थान में सड़कों पर है। जी हाँ, एसआईआर को लेकर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे और जयपुर के शहीद स्मारक पर जोरदार प्रदर्शन किया। यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता सीएम आवास का घेराव करने निकले थे, तभी पुलिस ने बैरिकेडिंग कर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोका, जिसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प हुई। मामला इतना बढ़ गया कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग तोड़ दी और पुलिस को जवाबी कार्रवाई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर वाटर कैनन का उपयोग करना पड़ा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि हाथों में पार्टी का झंडा और एसआईआर के खिलाफ तख्तियां लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं, बैरिकेडिंग पर चढ़ रहे हैं और पुलिस के साथ धक्का मुक्की कर रहे हैं। मजबूरन कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस को भी एक्शन लेना पड़ा और वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। और कांग्रेस के इस प्रदर्शन को लेकर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता ध्वज आर्या। ये आप देख सकते हैं तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो आज जो है यहाँ देख सकते हैं बैरिकेड पे चढ़ चुके हैं और यहाँ से वाटर कैनन चलाई गई है। और ये आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर वाटर कैनन चलाई जा रही है, पीछे खदेड़ने का प्रयास किया जा रहा है। तमाम जो पुलिस के जो अधिकारी हैं, भारी पुलिस बल यहाँ तैनात है और ये आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस इन्हें रोक रही है। ये आप देख सकते हैं एसआईआर को लेकर पूरी तरीके से विरोध है और वाटर कैनन है यहाँ पूरी तरीके से चलाई गई है। कांग्रेस के यूथ कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व में ये पूरी तरीके से प्रदर्शन हो रहा है एसआईआर का विरोध। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से राजधानी जयपुर में देखने को मिल रहा है। यूथ कांग्रेस के जो तमाम जो कार्यकर्ता हैं आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, बैरिकेडिंग पर चढ़ रहे हैं और ये देखिए किस तरीके से पीछे खदेड़ा जा रहा है। वाटर कैनन जो है चलाई जा रही है और तमाम जो ये देखिए रोड पर जो है बैठ चुके हैं। एक और बड़ी खबर है कि रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ ईडी ने अपना शिकंजा कस दिया है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में चार्जशीट दाखिल की है। संजय भंडारी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में चार्जशीट दाखिल की गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी ने चार्जशीट दाखिल की। पीएमएलए के तहत जुलाई में दर्ज किया गया था रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ बयान। दिल्ली में स्कूली छात्र के सुसाइड ने पूरे शहर को झकझोर दिया है। इस मामले में परिजनों ने आज दिल्ली में प्रदर्शन किया और इंसाफ की गुहार लगाई। देखिए पूरा अपडेट। वो हंसमुख था, सभी की मदद करने में सबसे आगे रहता था, पढ़ने में होशियार था, लेकिन स्कूल के अंदर ऐसा क्या हुआ जिससे वो इस कदर परेशान हो गया कि उसने जिंदगी को ही खत्म कर दिया। दिल्ली के निजी स्कूल में पढ़ने वाले 10वीं के छात्र शौर्य प्रदीप पाटिल ने शिक्षकों के कथित उत्पीड़न से तंग आकर सुसाइड कर लिया। शौर्य के बैग से पुलिस को 1.5 पन्ने का सुसाइड नोट मिला है। इस सुसाइड नोट में उसने शिक्षकों और स्कूल मैनेजमेंट पर गंभीर आरोप लगाए। उसने लिखा कि स्कूल वालों ने इतना बोला कि मुझे ये करना पड़ा, स्कूल के टीचर हैं ही ऐसी, क्या बोलूं। नोट में उसने अपने माता पिता और भाई से माफी भी मांगी। उसने लिखा, मेरे पेरेंट्स ने बहुत कुछ किया, आई एम सॉरी, मैं उन्हें कुछ नहीं दे पाया, अगर किसी को जरूरत हो तो मेरे अंग दान कर देना। वहीं आज दिल्ली में शौर्य को इंसाफ दिलाने के लिए लोगों ने कैंडल मार्च निकाला और उसके परिजनों ने इंसाफ की गुहार लगाई। मन व्यथित है बहुत ज्यादा, जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। बच्चों पर प्रेशर तो बहुत है। एक्चुअली बच्चों में जो मेन डर है डायरी नोट का, कोई छोटी बात होती है डायरी नोट, उन्होंने वो बात को इतना दिल पे ले लिया ना। बच्चों के साथ हरासमेंट तो है ही, कहीं ना कहीं दबाया जाता है। और मध्य प्रदेश में पुलिस ने लंबे समय से सक्रिय फर्जी स्टाम्प गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस सिलसिले में 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। भोपाल से शुभम गुप्ता की रिपोर्ट दिखाते हैं।
भोपाल पुलिस ने फर्जी स्टाम्प बेचने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। मामले में गिरोह के 4 सदस्यों को पुलिस ने धर दबोचा है। जांच में ये बात सामने आई है कि ये गिरोह इस्तेमाल किए हुए स्टाम्प पेपर को केमिकल से साफ कर उसे बेच रहे थे। गिरोह के सदस्यों के इन काले कारनामों से सरकार को लाखों रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा था। इस मामले में 11 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। पुलिस आगे की जांच कर रही है। स्टाम्प पेपर में टेम्परिंग की गई है। इस तरीके से बैक डेट से किरायानामा बनाया जा रहा है। हमने जब रेड मारी उसके पास ये जब्त हुआ है जिसमें संपत्ति मालिक किराएदार के हस्ताक्षर नहीं है। इसका मतलब है कि वहाँ पर अंडर प्रोसेस था और 1 जुलाई 24 का है, तो ये बैक डेट से किरायानामा बनाया जा रहा है। इसके साथ में जो रियल स्टाम्प यूज हो चुका है उसकी स्याही मिटा के ये लोग उसको दोबारा यूज करते हैं। मामला सामने आने के बाद MP सरकार जांच और कार्रवाई का भरोसा दे रही है। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में TMC के 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई। सांसद शताब्दी रॉय के घर के सामने यह हंगामा हुआ। पूरी खबर देखिए। 2 गुटों में हाथापाई, लात घूंसों की बरसात, एक दूसरे पर जानलेवा हमला, बीच सड़क पर मारपीट और बवाल। तस्वीरें पश्चिम बंगाल के बीरभूम की हैं। जिले के सियूरी ब्लॉक में तृणमूल कांग्रेस के 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई। यह हंगामा TMC सांसद शताब्दी रॉय के घर के सामने हुआ। TMC नेता बलराम बागड़ी को निशाना बनाकर धक्का मुक्की की गई। तनाव के बीच सांसद शताब्दी रॉय की कार पर जूते रखने का रैक भी गिर गया। नूरुल इस्लाम के ग्रुप पर हमले के आरोपों को लेकर पूरे इलाके में माहौल गर्मा गया है। TMC के दोनों गुटों में काफी दिनों से विवाद चल रहा था। ये विवाद आज मारपीट में बदल गया। सांसद शताब्दी रॉय के आवास पर TMC के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। दोनों गुटों के समर्थक एक दूसरे से भिड़ गए। पहले TMC के एक गुट ने TMC नेता बलराम बागड़ी के साथ मारपीट की। इसके बाद बलराम के गुट ने नूरुल इस्लाम के समर्थकों के साथ हाथापाई की। इसी दौरान पूरे इलाके में मारपीट और तोड़फोड़ होने लगी। इससे तनाव बढ़ गया। अब इस मामले पर पुलिस एक्शन जारी है। कुछ लोगों को डिटेन किया गया है। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी है। बिहार में बीजेपी कोटे से दूसरी बार डेप्यूटी CM बने विजय सिन्हा ने कहा कि जनता के भरोसे पर हम और मजबूती से बिहार के हितों के लिए काम करेंगे। TV9 संवाददाता आकाश वत्स ने उनसे बात की। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा अभी हमारे साथ हैं। विजय जी, बड़ी जीत हुई, भव्य समारोह हुआ, शपथ ग्रहण खत्म हो गया है। आप लोगों के ऊपर इस बार बड़ी जिम्मेदारी है। बिहार की जनता का आभार, शीर्षस्थ नेतृत्व और हमारे माननीय विधायक, विधान पार्षद सभी के बीच में जो सेवा का अवसर दिया है, सबका आभार हम व्यक्त करते हैं। और बिहार की जनता ने जो विश्वास व्यक्त किया डबल इंजन की सरकार पर, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, दोनों ने जो संकल्प विकसित बिहार का लिया है, माई समीकरण, महिला और युवा के मजबूत विश्वास को और आगे बढ़ाएंगे। आप लोगों ने 1 करोड़ नौकरी का वादा किया है, बड़ा वादा है, युवा अब उम्मीद में देख रहे हैं। निश्चित तौर पर हमने वादा पहले भी पूरा किया है, आगे भी हमारी डबल इंजन की सरकार पूरा करेगी। धन्यवाद। बिहार में NDA सरकार के शपथ समारोह में NDA के सहयोगी पार्टियों के प्रमुख और कई केंद्रीय मंत्री आज शामिल हुए। TV9 संवाददाता आकाश वत्स से बातचीत में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि महिलाओं के लिए बिहार में स्वर्णिम युग की शुरुआत होने जा रही है। इस बार महिलाओं ने खूब वोट दिया, ऐसा NDA के नेता कह रहे हैं, BJP के नेता कह रहे हैं, JDU के नेता कह रहे हैं। महिलाओं को लेकर के सरकार क्या सोच रही है? नेता सिर्फ कही नहीं रहे, हम लोगों ने देखा भी है। हम लोगों ने टीवी पर देखा, लंबी लंबी कतारों में महिलाएं खड़ी हुई हैं। लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा संकेत है कि महिला वोटर अब इतनी जागरूक हैं। और आप देखिए, अमूमन हर चुनाव में लगातार महिलाओं के वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा है। और बिहार में जो नीतीश कुमार जी की सरकार के दौर में एक बदलाव महिलाओं के लिए हुआ, लॉ एंड ऑर्डर इम्प्रूव हुआ, महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा हुए और बच्चों की शिक्षा को, नौकरियों में आरक्षण, ऐसे तमाम जो प्रयास हुए, उससे महिलाओं को एक खुले आकाश में उड़ने का मौका मिला है। 20 साल के बाद भी भारी बहुमत मिला है। सरकार के ऊपर कितनी जिम्मेदारी है? कौन सा ऐसा काम जो रह गया, कौन सा ऐसा जो प्राथमिकता में है? बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जब जनता इतना दिल खोलकर वोट देती है और इतना झोली भर भर के वोट देती है, तो बहुत सारी उम्मीदें होती हैं, तो बहुत सारे सपने हैं लोगों की आंखों में। और हमें एहसास है हमारे NDA की सरकार को, हमारे भारत सरकार में जो सरकार के मुखिया हैं।
बिहार की नई सरकार में राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेता उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को भी मंत्री बनाया गया है। पहली बार मंत्री बने दीपक प्रकाश फिलहाल किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं। परिवारवाद के आरोप पर कुशवाहा ने कहा कि जब बात योग्यता की हो तो जाति और परिवार नहीं देखना चाहिए। बड़ी जिम्मेदारी है इस बार सरकार पर। 20 वर्षों के बाद फिर से सरकार और प्रचंड बहुमत के साथ, ऐसे में इस सरकार पर बड़ी जिम्मेदारी। निश्चित रूप से जनता ने जितना बड़ा आशीर्वाद दिया है उतनी ही मेहनत से बिहार के विकास में हम सब लोग एड़ी चोटी एक करेंगे। क्या मंत्र दिया है बेटे को आपने? गरीबों की सेवा, जनता की सेवा, विकास के काम में पूरी रुचि लगाना, 100% अपनी क्षमता का इस्तेमाल बिहार की जनता के लिए करना। आपको लगता है कि और युवा होना चाहिए उपेंद्र कुशवाहा के बेटे, और युवा चेहरा होना चाहिए मंत्रिमंडल में? बिल्कुल, मंत्रिमंडल में नहीं, राजनीति में युवा को और बढ़ चढ़ के आगे आना चाहिए। परिवारवाद का आरोप भी लगेगा उपेंद्र जी? देखिए, योग्यता देखनी चाहिए किसी की योग्यता देखनी हो, पात्रता देखनी हो तो उसकी जात नहीं पूछनी चाहिए, उसका परिवार नहीं पूछना चाहिए, योग्यता देखनी चाहिए। नीतीश कुमार जी के पूरे मंत्रिमंडल को बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करता हूं। बिहार ने रफ्तार पकड़ लीजिए। माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में नीतीश जी ने बिहार को गति दिया है, रफ्तार दिया है। बहुत बहुत बधाइयां, अभिनंदन पूरे बिहार का। बहुत सारा उम्मीद है, उम्मीद पहले भी पूरा हुआ है सरकार से, आगे भी होगा। दुनिया में जारी आर्थिक अनिश्चितता के बीच भारत सबसे चमकदार इकोनॉमी बना हुआ है। देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन के मुताबिक भारत की जीडीपी ग्रोथ रिकॉर्ड लेवल तक जा सकती है। इस पर हम आपके लिए एक रिपोर्ट लेकर आए हैं। ट्रम्प की टैरिफ वॉर और दुनिया में कई फ्रंट पर जारी जंग ने ग्लोबल इकोनॉमी की हालत खराब कर दी है। इसके बावजूद भारत की आर्थिक स्थिति मजबूत बनी हुई है। मुख्य आर्थिक सलाहकार नागेश्वरन के मुताबिक FY26 में भारत आसानी से 6.8 की जीडीपी ग्रोथ हासिल कर लेगा। नागेश्वरन ने पहले 6.3 से 6.5 के बीच जीडीपी ग्रोथ रहने का अनुमान जताया था। जनवरी में संसद में पेश आर्थिक सर्वे में भी FY26 के लिए जीडीपी ग्रोथ 6.3 से 6.5% के बीच रहने का अनुमान जताया गया था। भारतीय इकोनॉमी की जीडीपी ग्रोथ मजबूत बनी हुई है। एक साल पहले ये ग्रोथ 6.5% थी, जबकि FY26 की पहली तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 7.4% थी। नागेश्वरन ने इसका कारण सरकार के किए जीएसटी रिफॉर्म, इनकम टैक्स में राहत, विदेशी निवेश में वृद्धि, घरेलू निजी निवेशकों का बड़ा भरोसा जैसे कारण गिनाए हैं। नागेश्वरन ने उम्मीद जताई है कि भारत की ग्रोथ 7% या इससे ज्यादा भी हो सकती है। जीएसटी दर गिरने से उपभोग बढ़ा है, जिसने इकोनॉमी को रफ्तार दी है।